Assalamu alaikum. Starting with the Pak and pure name of Almighty Allah, who is Ar-Rahman and Rahim. My name is Muhammad Ishtiyaq Khan and you are watching Nursing with Ishtiyaq. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में डिजीज नंबर 3 गाउट। गाउट हम किसको बोलते हैं? Gout is an inflammatory arthritis caused by uric acid crystals, uric acid and crystal deposits that trigger an immune response। अच्छा जी, गॉट एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस हम किस चीज़ को बोलते हैं? एंड आर्थराइटिस हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स को बोलते हैं। गाउट जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जो हमारे पास यूरिक एसिड क्रिस्टल की डिपोजिशन से बनती है सॉफ्ट टिश्यूज में, और ये ट्रिगर करती है एक इम्यून रिस्पॉन्स को। ये जो है तो इन्फ्लेमेटरी क्यों है और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर क्यों करती है? अच्छा जी, इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स को इस वजह से ट्रिगर करती है कि जब हमारी सॉफ्ट टिश्यूज जॉइंट्स में हमारे पास यूरिक एसिड के क्रिस्टल की डिपोजिशन हो जाए तो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उन क्रिस्टल्स को एज अ फॉरेन बॉडी तस्वर करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये हमारी फॉरेन बॉडी है, तो उस पर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है जो इन्फ्लेमेशन का कॉज बनता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो ऐसा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो यूरिक एसिड क्रिस्टल की डिपोजिशन की वजह से बनता है और जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है उसको हम बोलते हैं गाउट। Gout results when uric acid crystallizes in blood or body fluids and the precipitate accumulates in the connective tissue tophi। गाउट जो है वो तब बनता है जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन होती है हमारे ब्लड में या बॉडी फ्लूइड्स में, और उसकी प्रेसिपिटेट जो है वो एक्यूमुलेट होती है कनेक्टिव टिश्यू में। सॉरी। The disorder is characterized by red, swollen, and acutely painful joints. It mostly affects the feet, great toe, ankle, and midfoot। ये डिसऑर्डर जो है इसमें हमारे पास रेड, स्वॉलन और एक्यूटली पेनफुल जॉइंट्स होती है क्योंकि उसमें हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं। ये ज़्यादातर हमारे फीट को, टो को, एंकल को और मिडफुट को अफेक्ट करते हैं। द पेशेंट मे रिमेन सिम्टम फ्री फॉर ईयर्स बिटवीन अटैक्स। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट पर अटैक हो जाए गाउट का और वो दोबारा ठीक हो जाए तो उसमें सिम्टम्स जो है वो गायब हो जाते हैं, वो सिम्टम्स फ्री हो जाता है, लेकिन कई सालों बाद जो है फिर भी उस पर वो अटैक हो सकता है। इसके दरमियान, ये 2 अटैक्स के दरमियान वो सिम्टमलेस रहता है, उस पर इस डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं होते। अच्छा जी, ये वर्ड था टॉफी, तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। हार्ड लम्प्स और नोड्यूल्स मेड ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कॉमनली फाउंड। अच्छा जी, टॉफी हम किसको बोलते हैं? जब हमारे पास हार्ड लम्प्स और नोड्यूल्स बन जाए यूरिक एसिड क्रिस्टल से तो हम इसको बोलते हैं टॉफी। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अराउंड द फिंगर्स, टोज, एल्बोज एंड ईयर्स। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ गाउट ये जो है तो स्लाइड में नहीं था लेकिन मैंने ऐड किया है। एक होता है प्राइमरी गाउट, एक होता है सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट हम किसको बोलते हैं? नो आइडेंटिबल अंडरलाइंग डिजीज, मेनली जेनेटिक और आइडियोपैथिक। ये हमारे पास जो है तो इसका अंडरलाइंग कॉज नहीं होता, ये किसी और डिजीज की वजह से हमारे पास अकर नहीं होता। ये ज़्यादातर जेनेटिक होता है या आइडियोपैथिक होता है। आइडियोपैथिक का मतलब है अननोन। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप है वो है सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट हम किसको बोलते हैं? सेकेंडरी गाउट हम उस गाउट को बोलते हैं जो हमारे पास किसी और डिजीज से की वजह से, किसी मेडिकेशन की वजह से या कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से, ऐसा कंडीशन जो हमारे पास हाइपर यूरिसेमिया कॉज करता है, उसकी वजह से हमारे पास अगर गाउट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी गाउट। अच्छा जी, डिजीज़ में हमारे पास जो है तो हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। यह अगर इसकी वजह से हमारे पास कोई गाउट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी गाउट। द फर्स्ट अटैक स्ट्राइक्स सडनली एंड पीक्स क्विकली। अच्छा जी, फर्स्ट एक्यूट अटैक, हमारे पास जब फर्स्ट एक्यूट अटैक होता है तो वो अचानक सा आता है और पीक्स क्विकली मतलब इसका यह है कि उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 12 से 14 घंटे तक मुसलसल जो है कंटिन्यूसली बहुत शदीद पेन हमें फील होता है एक्यूट अटैक में, जो हमारे पास फर्स्ट टाइम होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है कि क्रोनिक पोली आर्टिक्यूलर गाउट, द फाइनल अनरिमिटिंग स्टेज ऑफ द डिजीज, इज मार्क्ड बाय परसिस्टेंट पेनफुल पोली आर्थराइटिस। पहले तो इस वर्ड को समझे, क्रोनिक पोली आर्टिक्यूलर गाउट।
क्रॉनिक हमारे पास आप लोगों को पता है कि लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा टाइम के लिए जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। पॉली आर्टिक्यूलर का मतलब ये है कि पॉली का मतलब है मीन और आर्टिक्यूलर का मतलब है जॉइंट। तो अगर हमारे पास पॉली आर्टिक्यूलर का मतलब हमारे पास ये है कि अगर ज़्यादा जॉइंट्स में हमारे पास गाउट हो तो उसको हम बोलते हैं पॉली आर्टिक्यूलर गाउट। ये हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि द फाइनल अनरिमिटिंग स्टेज ऑफ द डिजीज। ये हमारे पास फाइनल स्टेज होता है और अनरिमिटिंग का मतलब ये है कि ना ख़त्म होने वाला, ना ठीक होने वाला, और उसके जो वो कंटिन्यूअस होता है, उसकी जो शिद्दत होती है वो कंटिन्यूअस होती है, उसमें रिलीफ नहीं आती। देखिए आगे भी लिखा है इज मार्क्ड बाय परसिस्टेंट पेनफुल पोली आर्थराइटिस, कि इसमें हमारे पास परसिस्टेंट पेनफुल पोली आर्थराइटिस होता है। अब हमारे पास गाउट के कॉजेज क्या है? कॉजेज ऑफ प्राइमरी गाउट इंक्लूड डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड और ओवर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। अच्छा जी, प्राइमरी कॉजेज, प्राइमरी गाउट के हमारे पास जो कॉजेज है वो ये है कि अगर हमारी रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड हमारे पास डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, या सिक्रीशन यूरिक एसिड की ज़्यादा हो जाए, एक्सक्रीशन कम हो जाए या सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, तो ये हमारे पास कॉज बनता है गाउट का। इसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ये कॉज करता है हमारे पास हाइपर यूरिसेमिया। अब हमारे पास प्यूरिन क्या है? प्यूरिन हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में होता है, या हमारी बॉडी सेल्स में होता है, या जो है तो ये रेड मीट, फिश, इन चीज़ों में ये पाया जाता है, जो हमारे पास यूरिक एसिड को इसमें ज़्यादा इसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को ज़्यादा करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जेनेटिक डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में, तो ये भी हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया का कॉज बनता है, और हाइपर यूरिसीमिया की वजह से फिर हमारे पास ये गाउट का कॉज बनता है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि रेडिकल डाइटिंग प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व स्टारवेशन। अच्छा जी, रेडिकल डाइटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास स्टारवेशन हो, मतलब रमज़ान में फास्टिंग के दौरान जो हमारे बॉडी में कुछ नहीं जाता, तो इसके अलावा अगर हम जो है तो क्रैश डाइटिंग करें। क्रैश डाइटिंग का मतलब ये है कि बगैर किसी डाइटिशियन के मशवरे से अगर हम चाहें कि हम अपना वेट कम कर रहे हैं और हम जो है तो अपने आप से लग जाए, हम खाना पीना छोड़ दें, या ऐसा ऐसे मिनरल्स वगैरह, ऐसे हमारी बॉडी को जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हम वो लेना छोड़ दें इस सोच में कि हम जो है तो डाइट कर रहे हैं, तो ये जो है तो हमारे पास इसका कॉज बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? क्योंकि अगर हम फास्टिंग के दौरान अगर देख लें, या अगर डाइट के दौरान देख लें, तो अगर हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स बाहर से नहीं मिल रहा, तो वो जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो उसको जो है तो एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारी बॉडी से, जिसकी वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए। तो इसमें जो है तो यूरिक एसिड की भी एक्सट्रैक्शन होगी। तो अगर यूरिक एसिड की एक्सट्रैक्शन होगी तो वो हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये गाउट का सबब बनेगा। इसके बाद फिर एक कॉज लिखा है अ डाइट हाई इन रेड ऑर्गन मीट, सी फूड और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। अच्छा जी, ये जो चीज़ें दिए गए हैं हमारे पास, रेड मीट, रेड ऑर्गन मीट, सी फूड और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये हमारे पास जो है तो इसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, और प्यूरिन जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर यूरिसीमिया बनता है, हमारी यूरिक एसिड की मकदार बॉडी में ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। फिर लिखा है कि हाई अल्कोहल कंजम्पशन स्पेशली ऑफ बियर। अच्छा जी, हाई अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल तो एक काम ये करता है कि हमारी जो किडनीज़ है उसको इफ़ेक्ट करता है, उसकी जो फ़िल्ट्रेशन पावर है उसको कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन है वो सही नहीं होती, और इसके मुतज़ाद मतलब जो उलट जो काम करता है वो हमारी बॉडी में सिक्रीशन भी यूरिक एसिड की अल्कोहल से ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि स्पेशली ऑफ बियर। अच्छा जी, बियर स्पेशली क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि बियर में हमारे पास प्यूरिन होता है, जो कि हाइपर यूरिसीमिया का कॉज बनता है, और हाइपर यूरिसीमिया हमारे पास गाउट का कॉज बनता है। सही है? सेकेंडरी गाउट। अच्छा जी, सेकेंडरी गाउट की कौन कौन से कॉज है हमारे पास? तो सेकेंडरी गाउट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन ड्रग्स सच एज थायजाइड, डाययूरेटिक्स एंड साइक्लोस्पोरिन। ये दोनों ड्रग्स हो जो हमारे पास है, ये हमारी किडनीज के फंक्शन को कम करती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की जो सिक्रीशन है वो कम होती है। सही है? इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ल्यूकोपीनिया, माइलोमा, ट्रूसनल ओबेसिटी,
ट्रूशनल ओबेसिटी हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी को। जब हम सेंट्रल से वेट ज़्यादा हो जाए हमारा, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब लिम्स हमारे सही हो और वेट हमारा सेंटर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रूशनल ओबेसिटी। पॉलीसिस्टीमिया, रीनल डिजीज एंड हाइपर कोलेस्टेरोलिया, हाइपर कोलेस्टेरियल, सॉरी ये वर्ड में ऐसे सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा, हाइपर कोलेस्टेरियोमा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अ, लिखा गया है कि प्राइमरी गाउट इज मोर कॉमन इन मेन देन वोमेन एंड टिपिकली अकर्स बिटवीन एजेस 30 एंड 60। अच्छा जी, प्राइमरी गाउट जो हमारे पास है ये मेन में ज़्यादातर होता है बनस्बत वोमेन के, और ये टिपिकली हमारे पास जो होता है वो 30 से लेकर 60 ईयर तक होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि मेन में ज़्यादा होता है, वोमेन में कम होता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि वोमेन में हमारे पास जो है तो पाया जाता है एस्टेरोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन में किडनीज की हेल्प करता है, जिसकी वजह से वोमेन में चांसेस कम होते हैं गाउट के। जब वोमेन में मेनोपॉज हो जाए 45 एज से अबव, तो फिर मेन और वोमेन में गाउट के चांसेस इक्वल हो जाते हैं। सही है। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास जो है तो रीनल कैल्कुलाई हो सकती है, अर्थेरोस्क्लेरोटिक डिजीज हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर लीजन हो सकती है और न्यूरोपैथीज हो सकती है। रीनल कैल्कुलाई हमारे पास क्या चीज़ है? रीनल कैल्कुलाई हमारे पास जो यूरिक एसिड से हमारे यूरिक एसिड जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उससे किडनीज में स्टोन बनते हैं, जो रीनल कैल्कुलाई का सबब बनते हैं। रीनल कैल्कुलाई बोलते ही इसी स्टोन्स को है। सही है। अर्थेरोस्क्लेरोटिक डिजीज जो है तो ये आर्टरीज और वेन्स जो हमारे पास जब उनमें जब उनमें हमारे पास वो आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, नैरोइंग आ जाए और वो जो है तो हार्डन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारी ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो वो वेंस पर जो है तो चिपक जाता है, जिसकी वजह से वेंस नैरो हो जाते हैं और नैरोइंग की वजह से वो सख्त भी हो जाते हैं। सही है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हमारे पास हाइपरटेंशन वगैरह ये चीज़ें हैं। न्यूरोपेथिस हमारे पास क्या है? जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है यूरिक एसिड से, तो वो हमारे नर्व्स को जो है तो प्रेस करते हैं। और अच्छा जी, आगे हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ एन एक्यूट अटैक अपीयर सडनली एंड पीक क्विकली। जो हमारे पास एक्यूट अटैक होता है वो सडन होता है, और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मतलब पेन हो गया, फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो एक जो है पीक पर होते हैं, ज़्यादा होते हैं और जल्दी होते हैं। सही है। इनिशियली वन और अ फ्यू जॉइंट्स आर अफेक्टेड विद सच सिम्टम्स। शुरुआत में हमारे पास एक या दो तीन चार जो है तो हमारे पास जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। जो सिम्टम्स हमारे पास उसमें पेन, रेडनेस, टेंडरनेस, वार्मथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट, लो ग्रेड फीवर में आल्सो अकर। अच्छा, फीवर हमारे पास क्यों होता है? फीवर हमारे पास इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। सिम्टम्स में सबसाइड क्विकली बट टेंड टू रिकर एट रेगुलर इंटरवल। सिम्टम हमारे पास अगर हम ट्रीटमेंट करें उस टाइम पर, मतलब एनाल्जेसिक्स वगैरह दे और इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे, तो वो सिम्टम्स हमारे पास कुछ टाइम के लिए तो ख़त्म हो सकते हैं, सबसाइड हो सकते हैं, लेकिन वो रिकर होते हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद। सही है। सेवियर अटैक्स कैन परसिस्ट फॉर डेज और वीक्स। सेवियर अटैक जब हो जाए तो वो डेज या वीक्स तक लास्ट करता है। In later stages of the disease, after polyarticular gout has developed, polyarthritis develops in multiple joints. अच्छा जी, जब लेटर स्टेज हो जाए, मतलब कुछ टाइम गुजर जाए और डिजीज जो है तो एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ चला जाए, तो उसमें पोली आर्टिकुलर गॉड हो जाता है, पोली आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है और सबक्यूटेनियस ट्रॉफी बन जाती है। ये सबक्यूटेनियस ट्रॉफी जो है ये यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट्स होता है में आकर। अच्छा जी, सबक्यूटेनियस ट्रॉफी हम उस ट्रॉफी को बोलते हैं कि जब हमारी सबक्यूटेनियस लेयर में जो ट्रॉफी है वो बन जाए, यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स है वो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर में बन जाए। द स्किन ओवर ट्रॉफी में अल्सरेट एंड रिलीज अ चाकी वाइट एक्सुडेट और पस। जो हमारे पास स्किन होता है ये टॉफ़ी के ऊपर, तो ये अल्सरेट हो जाता है, अल्सरेट में बन जाता है और ये रिलीज करते हैं एक चाकी सा वाइट एक्सुडेट और पस, या पस या वाइट एक्सुडेट जो है तो इससे निकलता है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? Serum uric acid levels and WBC count are elevated during an acute gout attack. सीरम यूरिक एसिड लेवल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं
और WBC काउंट हमारे पास ज़्यादा होते हैं जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं। WBC काउंट हमारे पास क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, एक इन्फ्लेमेशन है, तो इसकी वजह से हमारे पास WBC ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड लेवल्स आर क्रोनिकली एलिवेटेड इन अबाउट 20% ऑफ पेशेंट्स। यूरिक एसिड जो लेवल्स है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा क्रोनिकली जो है वो 20% पेशेंट में तकरीबन हो जाता है। सही है। एक्सरे ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड सबकॉन्ड्रल बोन शोज एविडेंस ऑफ क्रॉनिक गाउट। अच्छा जी, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारे पास है उसकी एक्सरे और सबकॉन्ड्रल बोन हम किसको बोलते हैं? ये उस बोन को बोलते हैं कि हमारे पास बोन के ऊपर कार्टिलेज हो। तो जब कार्टिलेज के नीचे जो बोन होता है उसको हम बोलते हैं सबकॉन्ड्रल बोन। Needle aspiration of synovial fluid shows needle-like intracellular crystals and an elevated WBC count। अच्छा जी, साइनोवियल फ्लूइड हमारे पास किस फ्लूइड को बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड हमारे पास जो जॉइंट्स में फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा है कि नीडल एस्पायरेशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड शोज नीडल लाइक इंट्रासेलुलर क्रिस्टल्स एंड एलिवेटेड WBC काउंट। नीडल एस्पायरेशन हम करते हैं साइनोवियल फ्लूइड की। साइनोवियल फ्लूइड हम उस फ्लूइड को बोलते हैं जो हमारे पास जॉइंट्स के दरमियान मौजूद होता है, तो उसकी एस्पायरेशन करते हैं नीडल के जरिए। अगर उसमें जो है तो नीडल लाइक इंट्रासेलुलर क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और एलिवेटेड WBC काउंट, ये हमारे पास इस डिजीज़ के दौरान होते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट एम्स टू ब्रिंग एक्यूट अटैक्स अंडर कंट्रोल, रिड्यूस हाइपर यूरिसीमिया एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, ट्रीटमेंट ये है कि हमें पहले तो एक्यूट अटैक्स में जो हाइपर यूरिसीमिया हो चुका है उसको रिड्यूस करना चाहिए, और उसके प्रिवेंट के जो कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से हो सकते हैं उसको देखना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास जो है तो यूरिनल कैल्कुलाई वगैरह और जो हाइपरटेंशन वगैरह है ये हो सकते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास क्या होती है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हम उसको चाहिए कि उसको कहे कि अल्कोहल को अवॉइड करे और प्यूरिन रिच फूड्स को कम्प्लीटली अवॉइड करे, और जो स्प्रेंगली एंड इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग एक्यूट अटैक। अच्छा जी, हम चाहिए कि पेशेंट को बोले कि आप जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उसकी वजह ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएगा तो जो हमारे पास जो फ़िल्ट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, और फ़िल्ट्रेशन में यूरिक एसिड की फ़िल्ट्रेशन भी होगी, उसकी भी एक्सक्रीशन होगी, तो जिसकी वजह से उसकी मिकदार हमारी ब्लड में कम होगी। Drug treatment includes the use of NSAIDs such as idomethacin, uh, एंडोसिन फॉर पेन। अच्छा जी, एनसेड्स हम देते हैं पेन के लिए। कोलकाइन हेल्प्स स्टॉप अटैक्स, एक्यूट अटैक्स। ये कोलकाइन एक ड्रग है, कोलकाइन। हाँ जी, ये एक ड्रग है जो हमारे पास एक्यूट अटैक्स को रोकते हैं और उससे बचाते हैं हमें। सही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी यूज, मैं ऑल्सो यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज होती है, और एलोप्यूरिनॉल, फ्यूबो फ्यूबोदोस्टैट, प्रोबेंसिट एंड सोफेनप्रेज़ोन आर यूज्ड टू ट्रीट क्रॉनिक गाउट। ये जो है तो हमारे पास ये 4 मेडिसिन हैं जो हम देते हैं क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ी खैर कंप्रोमाइज़ करें। अच्छा जी, इंटरवेंशन हमारे पास नर्सिंग की क्या हो सकती है? नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास है कि इंस्टीट्यूट बेड रेस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ एन एक्यूट अटैक, फोकसिंग ऑन रेस्टिंग द अफेक्टेड जॉइंट। हमें चाहिए कि हम पेशेंट को एजुकेट करें कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट लें इस डिजीज़ के दौरान। इनिशियली जो आपके फेजेस है इनके दौरान आप जो है तो कंप्लीट बेड रेस्ट लें, ताकि जो इफेक्ट जॉइंट है उस पर जो है प्रेशर ना पड़े और वो रेस्ट में हो और आपको दर्द फील ना हो। यूज़ अ ब्रेड क्रैडल इफ अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट इरिटेशन ऑफ एंड प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया। ये ब्रेड क्रैडल एक फ्रेम सा होता है जिसके ज़रिए जो है तो जो जहाँ पर अल्सर्स के चांसेस होते हैं वो उस जगह को एलिवेट रखते हैं। तो अगर उसकी ज़रूरत हो, अप्रोप्रिएट हो, वो हमारे पास अवेलेबल हो, और वो पेशेंट की कंडीशन को देख कर अगर हमें हमें ये लगे कि उसको ज़रूरत है तो ये यूज़ करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेस प्रिस्क्राइब ड्रग्स इंक्लूडिंग कोलकाइन विद इन 24 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ एन एक्यूट अटैक। ये जो मेडिसिन है ये 24 आवर्स के शुरू के 24 आवर्स में देना चाहिए एक्यूट अटैक के। ये क्यों शुरू में देना चाहिए? क्योंकि ये अगर 24 आवर्स के दरमियान में ना दिए जाए तो फिर इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। देखिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो टीटी इंजेक्शन है, तो ये जो अगर आप लोगों को कोई चोट वगैरह लगे या कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस हो तो आप टीटी इंजेक्शन लगाएं और वो 24 आवर्स के अंदर लगाएं, क्योंकि उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये भी इसी तरह काम करता है। ये तो वैक्सीन नहीं है, ड्रग है, वो तो वैक्सीन है, लेकिन मैंने उसका एग्जाम्पल आप लोगों से इसलिए दिया ताकि आप लोग समझें।
इसके बाद लिखा है कि प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स एंड पेन रिलीफ इज नीडेड। इफ द पेशेंट कैन टॉलरेट, encourage liberal fluid intake। liberal fluid intake का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स इंटेक करें। वर्क विद द पेशेंट टू आइडेंटिफाई टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज दैट प्रमोट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। पेशेंट के साथ बैठे उसके साथ ऐसे टेक्निक्स और ऐसे एक्टिविटीज करें जिसकी वजह से उसको रेस्ट मिले, वो रिलैक्स हो सके। प्रोवाइड डाइटरी रिकमेंडेशन, रिव्यू द पेशेंट डाइट हिस्ट्री फॉर हाई प्रोटीन फूड्स। अच्छा जी, प्रोवाइड डाइटरी रिकमेंडेशन, हमें जो है तो डाइटरी रिकमेंडेशन देना चाहिए कि आप लोग को कौन से ड्रग्स जो डाइट्स है वो लेने चाहिए, कौन से डाइट्स आप लोग आपको मना है आप ना ले, ये आपके लिए नुकसानदेह है। रिव्यू द पेशेंट्स डाइटरी हिस्ट्री फॉर हाई प्यूरिन फूड्स, हमें उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि उसने कोई हाई प्यूरिन फूड्स तो नहीं खाए, अगर खाए हैं तो हमें उसको बोलना चाहिए कि आप ना लें। हेल्प द पेशेंट सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फूड्स, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट फूड्स को सेलेक्ट करे। एंड प्रोवाइड अ लो प्यूरिन डाइट, और हमें चाहिए कि हम उसको ऐसा डाइट प्लान प्रिपेयर करके दे जो हमारे पास उसमें लो प्यूरिन हो। Monitor the patient's serum, uric acid levels, and fluid balance, including output and intake and output। पेशेंट की सीरम यूरिक एसिड लेवल को हमें देखना चाहिए और फ्लूइड बैलेंस को देखना चाहिए, इनटेक और आउटपुट को। टीच द पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट दिस ऑर्डर एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। पेशेंट को टीच करे, उसकी फैमिली को टीच करे इस डिजीज़ के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास गाउट के बारे में। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।